दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 13 जून सन 2023 मंगलवार। दोस्तों, आपको याद होगा हमारे कल के शो में हमने आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें कही थी, साथ साथ कुछ अपडेट्स भी दिए थे। स्टॉक लिमिट के ऊपर बात हुई थी, बीट के ऊपर, साथ साथ आपको हमने कल रील्स के माध्यम से कच्चा तेल, कॉपर और जीरे पे भी बात कही थी। उम्मीद है कि आपको भरपूर लाभ आपने उठाया होगा। सबसे पहले हम व्हीट की बात करेंगे। इस शो के अंदर हम आज आप गेहूं की बात करेंगे, मूंगफली की बात करेंगे, खाद्य तेलों में कैस्टर सीड की बात करेंगे, सोयाबीन की बात करेंगे, मूंगफली की बात करेंगे, तिल की बात करेंगे। साथ साथ आपके लिए तुषार जी का एक बहुत बेहतरीन हम इस शो के अंदर आपको लेके आए हैं कि शेयर बाजार में क्या हो सकता है। तो हमारा प्रयास ये है कि शाम की के अंदर बात कुछ शानदार होनी चाहिए। शाम का शो शानदार होना चाहिए। इसमें मार्केट 360 डिग्री व्यू हम लाने का प्रयास करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके लिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे गेहूं के, और उसके बाद फिर खाद्य तेलों पर, एमसीएक्स के ऊपर, मेटल्स के ऊपर, और फिर शेयर बाजार के ऊपर। बिल्कुल बनाई रहिए हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के बाद बी विद अस। जैसे ही सरकार ने गेहूं के ऊपर स्टॉक लिमिट की बात की, चारों तरफ से अफरा तफरी का माहौल बन गया। जो गेहूं लगातार तेजी दिखा रहा था, वो सरकार के इस फैसले से घबराहट में आ गया और लगभग सभी मंडियों में इसमें गिरावट देखी गई है। दोस्तों, सरकार अपने खरीदी लक्ष्य से काफी पिछड़ गई है। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश ने काफी हद तक सरकारी खरीद को पूरा करने में मदद की, लेकिन उत्तर प्रदेश, जो कि गेहूं का सबसे बड़े उत्पादक राज्यों में आता है, वहां पर सरकार को गेहूं खरीदने में निराशा हाथ लगी और लगभग 97% हिस्सा हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश ने किया। दोस्तों, गेहूं की कीमतों में गिरावट नई दिल्ली द्वारा लगभग सभी मंडियों में गेहूं की गिरावट के समाचार मिल रहे हैं। गेहूं की कीमतों में जोरदार गिरावट देखी गई। सरकार द्वारा ओएमएसएस के तहत 2125 से 2150 रुपए की एक जो बात आने लगी है कि सरकार इसकी बिक्री करेगी, इसको देखते हुए गेहूं की कीमतों में जबरदस्त गिरावट देखी जा रही है। और आज दिल्ली के अंदर गेहूं के दाम 110 रुपए गिर गए। साथ साथ उत्तर प्रदेश की मंडियों में भी गेहूं की कीमतों में 50 से 100 रुपए की गिरावट दर्ज हुई। मैनपुरी में 2125 रुपए, शाहजहांपुर 2250, हरदोई 2250, सीतापुर 2285 रुपए गेहूं के भाव रह गए हैं। चौतरफा गिरावट का असर राजस्थान व मध्य प्रदेश की मंडियों में भी लगभग 50 से 75 रुपए की गिरावट देखी गई है। सरकार की सख्ती को देखते हुए फिलहाल गेहूं में और गिरावट की संभावना बन सकती है। लेकिन एक बड़ा प्रश्न जो मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि गेहूं की इस समय गिरावट, क्या आपको माल खरीदना चाहिए निचले स्तर पर या रुकना चाहिए? साथ साथ हम इसके ऊपर भी हम आगे चर्चा करेंगे। और एक और महत्वपूर्ण बात, कल हमने आपको कच्चे तेल पर बात की थी। आपको याद होगा कच्चे तेल में कल लगभग 3.5 से 4% की गिरावट थी। देखिए कल हमने आपको रील के माध्यम से क्या कहा था, सुनिए पूरा एपिसोड ध्यान से। बिल्कुल छोटी सी रील है, इसको आप देखिए, सुनिए इसको। दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 13 जून सन 2023। कच्चा तेल ने कल बहुत बुरी तरह से पिटाई खाई थी। लगभग 3.5-4% गिर गया था। आने वाले 1 या 2 दिन क्या कच्चे तेल में तेजी होगी या मंदी, उसकी विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, कच्चे तेल में आने वाले 2 से 3 दिन महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हमें तेजी की उम्मीद है। तो दोस्तों, बिल्कुल क्लियर विश्लेषण, तेजी या मंदी,
विशेष जानकारी के लिए रिपोर्ट के लिए संपर्क करें। दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 13 जून सन 2023। कच्चा तेल ने कल बहुत बुरी तरह से पिटाई खाई थी, लगभग 3.5-4% गिर गया था। आने वाले 1 या 2 दिन क्या कच्चे तेल में तेजी होगी या मंदी, उसकी विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क अवश्य कीजिएगा। दोस्तों कच्चे तेल में आने वाले 2 से 3 दिन महत्वपूर्ण हो सकते हैं, हमें तेजी की उम्मीद है। तो दोस्तों बिल्कुल क्लियर विश्लेषण, तेजी या मंदी, विशेष जानकारी के लिए रिपोर्ट के लिए संपर्क करें। मॉर्निंग के सेशन में ये चर्चा की थी और आज कच्चे तेल में लगभग 3% की तेजी दर्ज हुई। ये 5549 रुपए से 5754 रुपए के बीच जबरदस्त तेजी इसमें देखी गई। उम्मीद है कि आपने इसका भरपूर लाभ उठाया होगा। दूसरा रील हमने आपको आज कॉपर के बारे में बात कही थी, वो भी हम आपको दिखा देते हैं कि कॉपर में क्या रहा। कॉपर के अंदर भी हमने तेजी की बात कही थी, ये लगभग 2 से 2.25% तेजी दिखा रहा है। देखिए हमारी रील में हमने क्या कहा था। दोस्तों नमस्कार। कॉपर बेस मेटल में राजा के रूप में जाना जाता है और कॉपर के अंदर पिछले लगभग 2 से 3 महीने में बहुत जबरदस्त उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। दोस्तों अग्रिम विश्लेषण हमारी गणनाओं के आधार पर कॉपर के अंदर कभी भी निचले स्तर से स्ट्रॉन्ग रिकवरी की संभावनाएं बन सकती है और ये रिकवरी 13, 14, 15 जून के आसपास कभी भी हो सकती है। यदि आप कॉपर के व्यापारी हैं, विश्लेषक हैं, तो आपके लिए ये रिसर्च आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। दोस्तों अधिक जानकारी और दूसरी विशेष रिपोर्ट्स के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक। तो दोस्तों ये था कॉपर के ऊपर हमारा विश्लेषण जो कि हमने आपको दिया था। अब तीसरा एक और महत्वपूर्ण हमने विश्लेषण दिया था जीरे के ऊपर, वो भी दिखा देते हैं कि जीरे पर क्या हुआ। जीरे दोस्तों नमस्कार, 13 जून सन 2023। आपको याद होगा जीरे के अंदर लगभग 1 साल पहले, फिर 6 महीने पहले, फिर 3 महीने पहले हमने लगातार आपको अपडेट दिए थे कि जीरे में तेजी की संभावना बनती है और जीरे ने इस बार सर्वश्रेष्ठ तेजी वाला एग्रो कमोडिटीज का खिताब अपने नाम सर कर लिया है। दोस्तों जीरे के अंदर अभी भी कोई बड़ी गिरावट की संभावना हमें नजर नहीं आती है। इसके अंदर रुक रुक कर तेजी आने की संभावना प्रबल बन रही है। दोस्तों जीरे के अंदर कब मुनाफा वसूल करना चाहिए, क्या अभी और खरीदना चाहिए इतने ऊंचे दामों पर, या आगे क्या हो सकता है, उसकी विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क करें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक। दोस्तों ये था आपको जीरे के ऊपर अपडेट। तो दोस्तों जीरे ने भी आज जबरदस्त तेजी स्पॉट मार्केट में के साथ साथ वायदा बाजार में भी देखी गई। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे टेलीफोन मोबाइल पर भी बात कर सकते हैं। दोस्तों गेहूं के लेकर एक और अपडेट है कि लगभग 15 साल में पहली बार गेहूं पर ये स्टॉक लिमिट लगी है और केंद्र सरकार पहले से इस तरह के संकेत दे रही थी, यदि गेहूं में घरेलू बाजार में भाव ऊंचा और तेज रहा तो उसको नियंत्रण करने के लिए वो कुछ भी कड़े कदम उठा सकती है। एक करीब 15 वर्ष में पहली बार सरकार ने एक झटके में गेहूं की स्टॉक लिमिट लागू करके ये दिखा दिया है कि खाद्य महंगाई को नियंत्रण करने के लिए सरकार कितनी गंभीर और सीरियस है। चालू वित्त वर्ष के अंत में यानी 31 मार्च सन 2024 तक ये लिमिट रहेगी। इससे पूर्व 2 जून को अरहर, तुअर और उड़द के लिए भी उच्चतम स्टॉक लिमिट की निर्धारण की घोषणा की थी और स्वयं केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने चालू वर्ष के दौरान गेहूं का घरेलू उत्पादन बढ़कर 1127 लाख टन यानी हिस्टोरिकल हाईएस्ट स्तर पर पहुंचने का अनुमान लगाया था, जो पिछले साल के उत्पादन 10,77 लाख टन से लगभग 6.5% से अधिक है। फिर भी सरकार ने जून में इस पर भंडारण सीमा लागू करने के लिए विवश होना पड़ा। दोस्तों लगभग 10 करोड़ 76 लाख से बढ़कर जो
11 करोड़ 27 लाख टन की बढ़त होने के बाद, लगभग 4.6% बढ़ने के बाद भी गेहूं के एक और महत्वपूर्ण बात है, सरकार ने गेहूं के निर्यात पर भी रोक लगी हुई है। अधिक गेहूं को पर देखा जाए तो पिछले साल लगभग 70 से 80 लाख टन गेहूं का निर्यात हुआ था, वो भी अभी नहीं हुआ है। पिछले साल से पैदावार भी लगभग 4.6% आंकड़े दिखा रहे हैं। फिर भी स्टॉक लिमिट लगाने की क्या आवश्यकता रही, ये एक विचारणीय प्रश्न है। लेकिन ये तो निश्चित है कि जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, उससे सरकार किसी भी कीमत पर दाम बढ़ने देना नहीं चाहती है। लेकिन एक ये बड़ा प्रश्न जरूर है कि आज भी रिटेल के अंदर आटा और गेहूं बहुत अधिक महंगा है। हमारा ये कहना है बार बार, एमआरपी और एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य और मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इसके बीच में सामंजस्य होना आवश्यक है। अन्यथा छोटा किसान, छोटा व्यापारी पिस जाएगा और उपभोक्ता को भी उसकी राहत नहीं मिलेगी। तो सरकार का जो मेन उद्देश्य महंगाई पर काबू करना है, वो पूरा नहीं होगा। अब सरकार से यही विनती है इस हमारे चैनल आपको सब लोगों के माध्यम से कि रिटेल के अंदर वो बड़ी कंपनियों पर भी इतनी सख्ती दिखाकर भाव निश्चित करे कि इससे ऊपर आप नहीं बेच सकते हो। जब तक ये एमआरपी के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा, भाव कंट्रोल में नहीं आएंगे। जितनी तादाद में भाव गिरते हैं, उसी मात्रा में रिटेल प्राइसेस नहीं गिरती है। उदाहरण के लिए चाहे सरसों देख लें या खाद्य तेलों के अंदर पिछले साल के मुकाबले इस साल लगभग आधा दाम है, लेकिन उसके बावजूद भी रिटेल के अंदर 1 लीटर सरसों का तेल 150 से 160 रुपए बिक रहा है। दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको हमें सबको सोचना है और सरकार यदि वास्तव में सीरियस है तो बड़ी कंपनियों पे लगाम लगाना ज्यादा जरूरी है स्टॉक लिमिट के साथ साथ, ये हमारा कहना है। दोस्तों, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम तेलों पर चर्चा करेंगे, खाद्य तेलों की, तिल के ऊपर करेंगे, कैस्टर पे करेंगे, मूंगफली पर करेंगे, सोयाबीन पे करेंगे। बिल्कुल कहीं मत जाइए। और फिर उसके बाद में हम चर्चा करेंगे शेयर बाजार के ऊपर भी। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आपके साथ आते हैं, बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार। तिलहन, दलहन, मसाला, कपास, गवार सीड, सोना चांदी, मेटल, इन सभी के भाव निशुल्क एक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। खाद्य तेलों में सोयाबीन, सरसों, पाम ऑयल के भाव एवं रिसर्च रिपोर्ट्स एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, tusharglobalservices.com। बिल्कुल देखना ना मिस कीजिए। यदि आप व्यापारी हैं, मंडी के कमीशन एजेंट हैं या फिर हैं किसान, इन सभी के लिए निशुल्क विशेष भाव एवं रिसर्च रिपोर्ट के लिए विजिट करिए tusharglobalservices.com। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका वापस, वेलकम बैक। तो दोस्तों, अब मैं आपके सामने खाद्य तेलों पर चर्चा करूं, इससे पहले मैं तुषार जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि उनका जो विश्लेषण स्टॉक मार्केट पर एक जादुई की जैसे काम करता है। और तुषार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। आपको क्या लगता है कि अब शेयर बाजार में क्या होने की संभावना है, तुषार जी? नमस्कार, मैं तुषार जैन, सीएफओ और रिसर्च हेड जेस्टो मनी गुरु और tusharglobalservices.com की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। आज 13 जून सन 2023। इस एपिसोड में हम शेयर बाजार के अंदर स्पेशली बैंकिंग सेक्टर के ऊपर नज़र डालेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय बाजार और इंडियन मार्केट्स के ऊपर भी जो मुख्य खबर और मुख्य संकेत है उनके ऊपर भी नज़र डाल लेते हैं आज के सेशन में। और इनफैक्ट पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन से, पिछले हफ्ते फ्राइडे के सेशन से ही हमें देखने को मिल रहा है कि बैंक निफ्टी में खास तौर पर बिल्कुल फ्लैटिश मूव देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी लगभग 5 से 10 पॉइंट की ही तेजी या मंदी बैंक निफ्टी में देखी गई ऑन अ डे टू डे बेसिस। जैसे कि आप चार्ट के ऊपर भी नज़र डाल सकते हैं, बैंक निफ्टी के अंदर पिछले स्पेशली 3 ट्रेडिंग सेशन से फ्लैटिश मूव ही देखने को मिल रहा है। और रीसेंट हाई जो बैंक निफ्टी ने लगाया था 8 जून को थर्सडे को, उसके बाद से लगातार
एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन का माहौल बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है। और आज शाम को ही जो मुख्य खबर यूएस मार्केट्स की तरफ से देखने को मिल रही है, यूएस इकोनॉमी की तरफ से देखने को मिली है कि जो यूएस इन्फ्लेशन है वो जो मई महीने का जो इन्फ्लेशन है वो एक्सपेक्टेशन से नीचे देखने को मिला और उसके आंकड़े एक्सपेक्टेशन से नीचे आए, जो कि एक सकारात्मक खबर है यूएस इकोनॉमी के लिए भी। और जो हाल ही में चल रही फेड की जो मीटिंग्स है उसके अंदर भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये डाल सकता है, जो फर्दर फेड जो अपने इंटरेस्ट रेट्स को ऊपर जो निर्णय लेंगे उसके ऊपर भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। तो उम्मीद यही अब जताई जा रही है कि अब फेड अपने इंटरेस्ट रेट्स को स्पेशली इस महीने जो उनकी स्टेटमेंट आएंगे उसके अंदर थोड़ी सी कमजोरी बरतेंगे और इंटरेस्ट रेट्स हाइक हो सकता है कि फेड इस बार ना करे इन्फ्लेशन को देखते हुए। अब इसका इम्पैक्ट भारतीय शेयर बाजारों के ऊपर क्या पड़ने की उम्मीद है, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। जैसे कि अभी हमने आपसे चर्चा की थी कि बैंक निफ्टी के अंदर पिछले कई दिनों से फ्लैटिश मूव देखने को मिल रहा है। हालांकि आज भी काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिली थी, पूरे दिन फ्लैटिश मूव देखने को मिला और आखिरी के घंटों में जो गिरावट देखने को मिली थी आखिरी के कुछ मिनटों के अंदर उसमें रिकवरी देखने को मिली और लगभग 135 अंक ऊपर बैंक निफ्टी बंद हुए। और आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशंस के लिए हमने आपके लिए कुछ स्टॉक्स पिक किए हैं, इनके ऊपर आप जरूर नजर रख सकते हैं, जिनमें शामिल है बैंक ऑफ बड़ौदा। जैसे कि आप देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा अपने हाइस के बिल्कुल नजदीक ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है और ये पूरी तैयारी कर रहा है अपने हाइस को ब्रेक करके फ्रेश ब्रेकआउट दिखाने का। और वैसे ही इंडसइंड बैंक के ऊपर यदि हम नजर डालें तो इंडसइंड बैंक के अंदर हाल ही में एक अच्छी तेजी देखने को मिली है और इंडसइंड बैंक एक अच्छे अप ट्रेंड के ऊपर दिखाई देते हुए अभी नजर आ रहा है। तो शॉर्ट टर्म अवधि के लिए हम बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडसइंड बैंक और आईडीएफसी बैंक के ऊपर भी हम नजर रख सकते हैं। आईडीएफसी बैंक का भी हम आपके लिए चार्ट लगा देते हैं। आईडीएफसी बैंक ने आज ही के दिन जो रिसेंट हाई था आईडीएफसी बैंक का उसको पुनः क्रॉस करके ऊपर ये बंद होते हुए दिखाई दिया, जो कि एक सकारात्मक इंडिकेशन जरूर है। और स्पेशली शॉर्ट टर्म के अंदर हम इन तीनों स्टॉक्स के ऊपर नजर रख सकते हैं, जो है आईडीएफसी फर्स्ट, इंडसइंड बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। इन तीनों बैंक्स के ऊपर हम लगभग 2 से 3 ट्रेडिंग डेज के लिए हम इनके ऊपर जरूर नजर रख सकते हैं। तुषार जी बहुत बहुत शुक्रिया। तुषार जी का कहना है कि बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर नजर रखना उचित रहेगा और एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर्स भी है, ये सभी जानकारियां आपको ट्रेनिंग, एजुकेशन और रिसर्च पर्पस के लिए शेयर की जा रही है। आप इन सभी स्टॉक्स के ऊपर आप नजर रखें और अपने वित्तीय सलाहकार से अवश्य राय करें कोई भी डिसीजन लेने से पहले। तो दोस्तों ये स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर्स हमारा बहुत ध्यान से सुनिए। ये सभी जानकारियां हमारे शो में आपको रिसर्च, एजुकेशन और ट्रेनिंग पर्पस के लिए साझा की जा रही है। ये किसी भी प्रकार का खरीदने या बाय करने के लिए, खरीदने या बेचने के लिए कोई सलाह नहीं मानी जानी चाहिए। तो दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद खाद्य तेलों में क्या क्या पिछले 8-10 दिन के अंदर क्या हुआ है उसके ऊपर बहुत विस्तार से बात करेंगे। बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों नमस्कार। तिलहन, दलहन, मसाला, कपास, गवार सीड, सोना चांदी, मेटल, इन सभी के भाव निशुल्क एक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। खाद्य तेलों में सोयाबीन, सरसों, पाम ऑयल के भाव एवं रिसर्च रिपोर्ट्स एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, tusharglobalservices.com। बिल्कुल देखना ना मिस कीजिए। यदि आप व्यापारी हैं, मंडी के कमीशन एजेंट हैं या फिर हैं किसान, इन सभी दोस्तों सबसे पहले खाद्य तेलों में तिलों के ऊपर बात कर सकते हैं। राजकोट में काला तिल 1 जून को जो 12,500 से 13,500 रुपए ट्रेड हो रहा था, 12 जून तक ये 15 से 16,000 रुपए पहुंच गया है। लगभग
मात्र 10 से 12 दिन में। 12 जून को मामूली घटत होकर 13,500 रुपए आए और राजकोट में हलिंग तेल के भाव 12 दिनों में एक लगभग 300 रुपए बढ़कर 13,600 रुपए बताया जा रहा है। मुंबई पोर्ट पे 1 जून के मुकाबले 12 जून को आरबीडी पाम ऑयल में भी 30 रुपए बढ़कर 850 और सोया हाइसिस बढ़कर 890 रुपए बढ़ गया है। घरेलू तिलहन बाजार में सुधार देखा जा रहा है। पिछले कई महीनों से तेल तिलहन के अंदर काफी वॉलिटिलिटी देखी जा रही है, लेकिन हमने आपको लगभग 3 से 4 दिन पहले ही इसका अग्रिम विश्लेषण दिया था कि खाद्य तेलों में अब सुधार होने की संभावना है और ऐसा ही हुआ। दोस्तों, कल दिल्ली में 42% कंडीशन की सरसों 4,950 रुपए पर बंद हुई थी और बीते शुक्रवार को ये 100 रुपए तेज होकर 5150 से 5200 रुपए पर स्थिर रही। भरतपुर में उठाक पठाक जारी है और शनिवार को 4,901 पर बिकी थी, जो कल घटकर 4880 पे आ गई थी। इस महीने भरतपुर सरसों 4801 रुपए के निम्न स्तर बिकी थी। अलवर सरसों 1 जून को 4,900 पे बिकी थी। इन 12 दिनों में लगभग 100 रुपए की तेजी दर्ज हुई है। तो दोस्तों, अब यदि हम कॉटन सीड ऑयल की बात करें तो कपासिया तेल की कीमतों में भी सुधार देखा जा रहा है। गुजरात में रिफाइंड कपासिया खेल 1 जून को 855 रुपए पे ट्रेड हो रहा था, जो 12 जून तक बढ़कर 50 रुपए बढ़ा। कॉटन वाश तेल भी 805 से बढ़कर 855 रुपए पहुंच गया है। कांडला रिफाइंड भाव भी 45 रुपए सुधार आकर देखा गया है। राजकोट में कॉटन रिफाइंड व वॉश 50 रुपए बढ़कर 900 और के भाव हो गए हैं। दोस्तों, सोया प्लांट के अंदर भी के भाव के अंदर भी कुछ मजबूती देखी जा रही है। अब तक 1 जून से मध्य प्रदेश सोया प्लांट के भाव में 50 से 80 रुपए, महाराष्ट्र के सोया प्लांट में 70 से 80 रुपए और मंडियों में 1 जून से अब तक सोया के भाव में 100 रुपए की बढ़त दर्ज हो चुकी है। 1 जून को 4,700 रुपए बिकने वाला अशोकनगर में सोयाबीन 100 रुपए सुधर कर 4600 से 5,000 रुपए के भाव बताए जा रहे हैं। तो दोस्तों, अब मूंगफली तेल के अंदर भी लगभग यही एक है, कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। 12 जून को कांडला मूंगफली तेल 1625 रुपए बिका, जो कि 1 जून में मात्र 1550 रुपए था। यानी लगभग अब तक के भाव में 75 रुपए बढ़त के समाचार मिल रहे हैं। राजकोट, गोंडल, जूनागढ़, जामनगर में भी 1 जून को मूंगफली का तेल 1500 से 1525 रुपए बिका था, जो अब बढ़कर 1625 रुपए हो गया है। और मुंबई में मूंगफली का तेल अब तक 60 रुपए, बीकानेर, टोंक, निवाई में भी 20 रुपए बढ़ने के समाचार मिल रहे हैं। राइस ब्रांड तेल के अंदर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, इसमें भी इसकी तेजी दर्ज हो रही है। हैदराबाद क्रूड तेल राइस ब्रांड जो 1 जून को 690 था, वो 12 जून तक बढ़कर 35 रुपए बढ़कर 725 रुपए आ गया है। रिफाइंड में 10 रुपए बढ़कर 850 रुपए पहुंच गया है। लुधियाना में क्रूड तेल 15 रुपए तक बढ़ गया है। कोलकाता के अंदर भी राइस ब्रांड तेल में 35 रुपए और रिफाइंड में 40 रुपए बढ़कर 750 रुपए बताया जा रहा है। अरंडी यानी कैस्टर सीड के ऊपर भी आपको याद होगा, हमने अपना पूरा एपिसोड कैस्टर सीड के ऊपर भी बनाया था। 1 जून को डीसा मंडी में अरंडी के भाव 5250 से 5400 रुपए थे। अब 10 जून को डीसा में 400 रुपए उछलकर 5650 से 5725 के भाव है। जूनागढ़ में भी कीमतें लगभग 200 रुपए बढ़ चुकी है। अन्य मंडी जैसे महसाना, मानसा मंडी, कड़ी, कालोल, पालनपुर, पाटन, राजपुर, सिद्धपुर, बीजापुर, विजयनगर में भी कीमतों में 150 से 200 रुपए की तेजी दर्ज हो रही है। अरंडी के तेलों में भी 10 दिन में 66 रुपए बढ़कर 1158 के भाव पहुंचे हैं। दोस्तों, ये सारी जानकारियां आपको अजय एस्ट्रो मनी गुरु के जरिए प्रोवाइड की जा रही है, जो देश का पहला चैनल है जो 73 लाख व्यू के साथ लगभग 62,700 यूजर्स वाला चैनल, आपका अपना चैनल। दोस्तों, यदि आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आप आए हैं, तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ साथ पेड रिसर्च के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, हमने आपको यही कहा था, जून के मध्य से एक बार खाद्य तेलों में तेजी की संभावना बन सकती है, वो 5-7 दिन आगे पीछे, और देखिए 1 जून से ही इसका असर दिखने लग पड़ा है। तो दोस्तों, आने वाले समय में क्या ये टाइम मुनाफा वसूली का है या गिरावट का? याद कीजिए, गवार सीट पर हमारा दिसंबर 2022 का अंतिम सप्ताह में संबोधन जब 6000 के आसपास गिरावट चल रहा था और 5000 से 5100 के भाव लगभग देखे गए हैं, जो हमने आपको सबसे पहले अलर्ट दिया था। जीरे के अंदर भी हमने लगातार तेजी की बात की थी, जो उसकी सत्य साबित हुई। काली मिर्च, लाल मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, हल्दी पर भी हमारा विश्लेषण सही साबित होता देखा जा रहा है। तो दोस्तों, अधिक जानकारी और विशेष विश्लेषण के लिए आप संपर्क कर सकते हैं आपका अपना दोस्त कर्नल अजय। दोस्तों, हर रोज शाम का शो बिल्कुल देखना भूलें। शाम शानदार हो, ऐसी हमारा मानना है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।